दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DED फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें लेकर हम आए हैं आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पार्ट ए और पार्ट बी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि 25 नंबर का हमारा जो पेपर है उसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करते हुए आज हम 20 प्रश्न करेंगे। कल की यानी कि लास्ट वीडियो में क्लास फर्स्ट में भी हमने 20 प्रश्न किए हैं और आज भी हमारे 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए ताकि साथ ही साथ आप इसको नोट करते रहें। ठीक है, ये इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। थ्योरी में क्या होता है, जब हम कोई भी लेक्चर क्लास करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, लेकिन एक एक नंबर में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में या हम कह सकते हैं 2 नंबर में, इनके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप क्या हो जाता है, थोड़ा थ्योरी हो जाता है, एक्सप्लेन करते रहते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसमें तो आपको बढ़ाना होता है, लेकिन 1 नंबर का एक आपका एज इट इज क्वेश्चन होता है कि आपको उसका आंसर जो है 1 या 2 शब्दों में देना है। ठीक है, एक लाइन में 2 नंबर का क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, अति लघु प्रश्न हो गए, या हम बात करें सत्य असत्य हो गए। ठीक है, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, मांसपेशियों में समन्वय ना होना, अस्थिर और लड़खड़ाती चाल सीपी का कौन सा प्रकार है। इसमें पूछा है सीपी का प्रकार। सीपी क्या है दोस्तों, प्रमस्तिष्क पश्चाघात। सभी जानते हैं प्रमस्तिष्क पश्चाघात क्या है। प्रमस्तिष्क पश्चाघात एक ऐसी असामान्यता है जिसमें मस्तिष्क की असामान्यता है, जिसमें मस्तिष्क के कोई ऐसे भाग से और उसमें क्या है, कोई लकवा या कोई असामान्य है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति के मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि नियंत्रण नष्ट हो जाता है। तो सीपी के कई प्रकार हैं। ठीक है, सीपी के अगर हम बात करें तो सीपी के प्रकारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तीव्रता के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। लेकिन उन्होंने किसी एक सीपी का लक्षण यहाँ पर लिखा है, मांसपेशियों में समन्वय ना होना, यानी कि मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होना, अस्थिर और लड़खड़ाती चाल, यानी कि क्या एक जगह स्थिर टिकने वाली चाल नहीं है, अस्थिर चाल है। ठीक है, और लड़खड़ाती चाल है। तो सीपी का लड़खड़ाती चाल जो है, हर सीपी व्यक्ति में उनका एक अलग गेट होता है। गेट का मतलब है चाल, यानी कि उनकी चलने की जो एक चाल है, ठीक है, वो स्टाइल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों लड़खड़ाती चाल उन्होंने बोला है सीपी का कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों ये प्रकार है जिसमें मांसपेशियों का समन्वय नहीं है, अस्थिर गति है, अस्थिर लड़खड़ाती चाल है, तो ये है आपका अटैक्सिया सीपी। अटैक्सिया सीपी, और ये चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार जो इसका एक प्रकार है उसमें है अटैक्सिया सीपी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, शब्द आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि किसने दिया है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस किसने दिया है, बुद्धि लब्धि किसने दिया है, तो ये दिया है दोस्तों लोविस टर्मन ने। लोविस टर्मन, नोट कर लीजिए, लोविस टर्मन ने दिया है शब्द आईक्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, छोटे और चौड़ी गर्दन, छोटे कान, जीभ का प्रबलन किसके लक्षण हैं। अब देखिए दोस्तों, किन बच्चों के ये लक्षण होते हैं, हमें देखने से पता चलता है कि छोटी गर्दन, यानी कि किन बच्चों में छोटी गर्दन पाई जाती है, और चौड़ी गर्दन यानी कि एक तो छोटी होगी इस तरीके से, और क्या होगी, बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। ठीक है, और छोटे छोटे कान होते हैं। जीभ का प्रबलन का मतलब है जीभ मोटी होना और बाहर निकलती हुई होना। ठीक है, तो किन बच्चों के लक्षण है, ये लक्षण हमें डाउन सिंड्रोम बच्चों में मिलते हैं देखने को। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, ये एक 21वीं गुणसूत्रीय असामान्यता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या है, बौद्धिक असक्षम हो जाता है, और ये बौद्धिक असक्षम का जो एक प्रकार है, कौन सा बौद्धिक असक्षम का एक प्रकार है आपका चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, तो उसमें ये डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, 21वीं गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण होने वाली स्थिति डाउन सिंड्रोम कहलाती है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 4,
अत्यधिक अनैच्छिक गति किस सीपी में पाई जाती है? सीपी को क्वेश्चन आज बहुत मिलेंगे आपको इस क्लास में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पेपर 6 के लिए। अत्यधिक अनैच्छिक गतियां, अनैच्छिक गति का मतलब है दोस्तों गतियां क्या है? पहले तो गति दो प्रकार की होती है हमारे शरीर में, जो गति है दो प्रकार की होती है, या मूवमेंट हम बोल सकते हैं, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक, यानी कि जो हमारे मूवमेंट्स हैं हमारे बॉडी में, एक तो होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक गति वे जो हमारे इच्छाओं के अनुसार गति करती हैं, ऐच्छिक गति कहलाती है। अनैच्छिक गतियां वे हैं जो हमारे इच्छाओं के अनुसार गति नहीं करती हैं, तो वे अनैच्छिक गतियां पाए। अब अनैच्छिक गतियां हमें शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों में देखने को मिलती है, जिसमें एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें सीपी में, तो किस सीपी में हमें अत्यधिक अनैच्छिक गति देखने को मिलती है, या किस सीपी में अत्यधिक अनैच्छिक गतियां पाई जाती हैं? तो एथेटॉइड सीपी में अत्यधिक अनैच्छिक गतियां पाई जाती हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट पाए जाते हैं। एथेटॉइड सीपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, खोपड़ी और सेरिबेलम अर्धगोले छोटे होना किस स्थिति के लक्षण है? खोपड़ी यानी कि हमारा जो पूरा मस्तिष्क है, ये कपाल जो है, खोपड़ी जो है, ये क्या है? इसके अर्धगोले, यानी कि खोपड़ी और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? एक हमारा लघु मस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। लघु मस्तिष्क, जो लघु मस्तिष्क का हम बता दें अगर आपको कि कार्य क्या होता है। लघु मस्तिष्क का कार्य मांसपेशियों पे नियंत्रण रखना होता है, या संदेश भाग भेजना, सारा लघु मस्तिष्क का कार्य होता है। लेकिन उसको उन्होंने क्या कहा है, एक तो खोपड़ी छोटी होना और लघु मस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम गोले जो है उनका छोटा होना किस स्थिति का लक्षण है? यहाँ पर ये लिखा है अर्ध सेरिबेलम, यानी कि लघु मस्तिष्क के अर्धगोले, ठीक है, उसके क्या छोटे होने किसके लक्षण है? देखिए दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं किसी बच्चे के क्या है, शरीर के अनुसार या उसके आयु के अनुसार क्या है, शरीर के आकार के अनुसार उसका सिर हमें बहुत छोटा और पतला नजर आता है, ठीक है, लंबा फेस नजर आता है और बहुत छोटा होता है। और जो सिर का जो ये चीज, ये स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और अर्धगोले बहुत, और ये चीज भी क्या होती है, सपाट होती है एकदम से। तो ये लक्षण हमें माइक्रोसेफेली जैसे कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं माइक्रोसेफेली, ठीक है, माइक्रोसेफेलिस। और ये भी क्या है, बौद्धिक अक्षमता का एक चिकित्सीय प्रकार है, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में भी क्या है, बच्चा जो होता है बौद्धिक असक्षम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं? यानी कि हमारा आरपीडब्ल्यूडी जो अधिनियम है 2016 के अनुसार, उसमें कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, या कितनी दिव्यांगताओं के प्रकारों को बताया गया है? तो दोस्तों उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई हैं। 7 प्रकार की तो पहले ही थी, उन्होंने उसमें क्या ड्वार्फिज्म ऐड कर दिया, सिकल सेल सिंड्रोम ये ऐड कर दिया उन्होंने, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत सारे उन्होंने। और अगर हम बात करें तो आपका जो एसिड अटैक था वो भी उसी में कर दिया है उन्होंने। बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जो उन्होंने उसमें ऐड कर दी है। तो सभी दिव्यांगताएं कितने प्रकार की हो गई है? 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पैक्स शिक्षण विधि का प्रयोग किन बच्चों के साथ किया जाता है? पैक्स क्या है दोस्तों? पैक्स एक शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, जो उसे हम कहते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म आ जाती है आपको देखने में एग्जाम में, तो ध्यान रखिए, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। शिक्षण विधि का प्रयोग हम ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ज्यादा करते हैं, जिसे हम ऑटिज्म भी बोलते हैं। तो इस विधि का प्रयोग ऑटिज्म बच्चों के साथ होता है, ऑटिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीपी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या सीपी को कितने
कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए दोस्तों, सीपी के जो प्रकार है उन प्रकारों को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आपको एग्जाम में प्रकार आता है तो उसमें स्पेसिफिक आपसे पूछा गया हो कि कोई प्रभावित अंगों के अनुसार बताइए, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार बताइए, तीव्रता के अनुसार बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और उसके प्रकार कैसे बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, सीपी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक तो है प्रभावित अंगों के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार, ठीक है। दूसरा है आपका तीव्रता के अनुसार, तीव्रता के अनुसार। तीसरा है आपका चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। अब देखिए, प्रभावित अंगों के अनुसार जो सीपी के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे हेमोप्लीजिया हो गया, मोनोप्लीजिया हो गया, पैराप्लीजिया हो गया, क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, ये सारे किसमें आ जाते हैं? डायप्लीजिया हो गया, ये आ जाते हैं प्रभावित अंगों के अनुसार, ठीक है। तीव्रता के अनुसार माइल्ड सीपी, मॉडरेट सीपी, सीवियर सीपी, ये कंडीशन आती है, ठीक है। चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार टैक्सिया हो गया, एथिड्रेड हो गया, ठीक है, इसमें मिस्ट्री भी आ जाता है हमारा, और हम कह सकते हैं स्पास्टिसिटी हो गया, तो ये चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार आता है। तो सीपी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रभावित अंगों के अनुसार, तीव्रता के अनुसार और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? यानी कि विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें, यानी कि जब विशेष शिक्षा का प्रारंभ जो हुआ, ठीक है, किसने किया या कहां से विशेष शिक्षा शुरू किया गया, ठीक है, विशेष बच्चों के लिए सबसे पहले यहाँ पर बात की गई थी। तो ऐतिहासिक जड़ें कहाँ पाई जाती है विशेष शिक्षा की? यूरोप में, यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किस सीपी में व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं? अब देखिए, हमने एक चीज अभी देखा था कि सीपी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। अब क्वेश्चन भी कभी कभी आंसर हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन में दिया होता है। सीपी को जैसे हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया प्रभावित अंगों के अनुसार। अब यहाँ पर क्वेश्चन है किस सीपी में दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं? प्रभावित का मतलब हो गया प्रभावित अंगों के अनुसार जो सीपी है, सीपी के प्रकार है, उसमें कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति के पैर प्रभावित होते हैं? केवल पैर प्रभावित होते हैं और उसके अलावा कोई अंग प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों, सीपी में प्रभावित अंगों के अनुसार पैराप्लीजिया में व्यक्ति के पैर प्रभावित हो जाते हैं। कौन सा है सीपी? पैराप्लीजिया सीपी, पैराप्लेजिया सीपी, ठीक है। पैराप्लीजिया सीपी में दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कार्य विश्लेषण की विधियां। कार्य विश्लेषण क्या है दोस्तों? शिक्षण विधियां है, ठीक है। अब कार्य विश्लेषण जो है, टैक्स एनालिसिस जो है, इसकी विधि कौन कौन सी है? तो इसकी दोस्तों 3 विधियां हमने करी थी। कौन सी? एक तो थी कर्ता को देखकर, कर्ता को देखकर। इसमें क्या करेगा टीचर? जो कोई भी एक्टिविटी है दूसरे व्यक्ति को देखकर करेगा, ठीक है। दूसरा है स्वयं अवलोकन। स्वयं अवलोकन में शिक्षक करता है, पहले कार्य करता है और उसका अवलोकन करके उसी क्रिया को लिखता है, उस तरीके से क्रिया विश्लेषण करता है। तीसरा है स्मृति द्वारा, यानी कि खुद सोचकर वह करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? ये भी एक शिक्षण की विधि है ना, कार्य विश्लेषण। अब उन्होंने शिक्षण की विधियां पूछी है, कार्य विश्लेषण की विधियां पूछी है, तो शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है टीचिंग मेथड? एक तो है सहायता, यानी कि प्रॉम्प्टिंग। दूसरा है विलोपन, यानी कि आपका फेडिंग। तीसरा है आकार देना, आकार देना यानी कि शेपिंग। फिर है आपका श्रृंखलाबद्धता, श्रृंखलाबद्धता जिसे हम चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, ठीक है। पहला हो गया प्रॉम्प्टिंग, फिर फेडिंग, फिर शेपिंग, फिर चेनिंग और फिर टास्क एनालिसिस। ये हमारी क्या टीचिंग मेथड
हमारे, ठीक है, शिक्षण विधियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, BAKT का विस्तार। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में कमेंट आया था, मैम आपने जो फुल फॉर्म्स कराई हैं अभी कहीं ना कहीं अधूरी हैं। कोई बात नहीं है, जो आपने फुल फॉर्म दिए उनका भी मैं आंसर आपको दूंगी अभी कुछ टाइम में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है नहीं कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, आपको ऐसा कोई भी प्लेलिस्ट नहीं होगी जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म की वीडियो आपको सेव नहीं की है, ठीक है ना। डीएड एग्जाम प्रिपरेशन वाले में जो प्लेलिस्ट मैंने आपको करा रखी है, जो अभी अभी मैंने सेव की है, उसमें शायद ना हो, लेकिन अन्यथा हर पेपर की प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स की आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं है, आते आते जैसे एग्जाम आपके नजदीक आएंगे मैं उसको भी कराऊंगी, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो BAKT का विस्तार क्या है दोस्तों, यानी कि BAKT की फुल फॉर्म क्या है? तो विजुअल ऑडिटरी कैनास्थेटिक टैक्टाइल, ठीक है, विजुअल ऑडिटरी कैनास्थेटिक टैक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निपुणता के प्रकार। अब ये निपुणता क्या है? निपुणता है दोस्तों लयबद्धता या फ्लुएंसी। हमने स्टेजेस ऑफ टीचिंग किया था ना, शिक्षण के चरण जो है उसमें क्या है, निपुणता हमने क्या पढ़ा था, उसमें फ्लुएंसी, ठीक है, सतत बनाए करना, अर्जन करना, ये सभी क्या थे, चरण थे ना हमारे। तो दोस्तों उसमें हमने निपुणता या लयबद्धता भी बोलते हैं, जिसका अर्थ है फ्लुएंसी। तो इसके प्रकार कितने हैं? तो इसके हमने शायद 3 प्रकार किए थे। एक तो अभ्यास था, दूसरा प्रतिपुष्टि, तीसरा था पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? अब ये हमने आपको कराया था थ्योरी ऑफ कॉग्निशन में, जब हमने जीन पियाजे का सिद्धांत किया था विकास का, तो उसमें हमने क्या किया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में हमने क्या संज्ञानात्मक विकास की 3-4 अवस्थाओं को पढ़ा था। कौन कौन सी अवस्था थी वे? एक तो थी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, जिसका अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है ये। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 वर्ष तक की है, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। तीसरी थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। चौथी थी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। और ये है आपकी 7 से 12 और 11-12 से वयस्क अवस्था तक, वयस्क अवस्था, ठीक है, वयस्क अवस्था तक। यानी कि पहली है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से हम 2 वर्ष तक कह सकते हैं, और इसे इंद्रिय पेशी अवस्था भी बोलते हैं, इंद्रिय जनक पेशी अवस्था भी बोलते हैं, दूसरे नाम। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रसंक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, जिसका अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक रहती है ये। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि और इसे ठोस अवस्था भी बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 11 या 12 से वयस्क अवस्था तक रहती है। तो ये जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गामक विकास के प्रकार। गामक क्या है दोस्तों? मोटर, ठीक है ना। तो मोटर कितने प्रकार की होती है हमारे शरीर में? मोटर 2 प्रकार की होती है गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, एक होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है ग्रोस मोटर, स्थूल गामक, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा है सूक्ष्म गामक विकास, यानी कि फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो गामक विकास के 2 प्रकार हैं, स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक। स्थूल गामक वे होते हैं जो इसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं, जिनसे हम निम्न प्रकार के कार्य करते हैं, उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना, कूदना, ठीक है। सूक्ष्म गामक जो होती है जिसमें हमारी बहुत छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं वे मांसपेशियां हमारे हाथ में पाई जाती है, जिसमें हमारी विभिन्न प्रकार की पकड़
शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? बहुत सारे बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन अगर हम बात करें बुद्धि परीक्षण के प्रकार, देखिए दोस्तों अगर आप ये भी करके आ जाएंगे गलत क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए सबसे पहला है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा है आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, चौथा है आपका आभासाई बुद्धि परीक्षण। ये 4 परीक्षण हैं। देखिए पहला है वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंट, तीसरा है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट, चौथा है नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंट टेस्ट। तो ये 4 प्रकार के आपके बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और आभासीय बुद्धि परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, व्यवहार के प्रकार। दोस्तों व्यवहार क्या है? जो व्यक्ति द्वारा किसी भी क्रिया के रूप में दर्शाया गया गतिविधि को व्यवहार कह सकते हैं, क्रिया कहते हैं। तो उसको क्रिया क्या है कि उसका व्यवहार है। तो व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका कौशल व्यवहार, दूसरा है आपका समस्या व्यवहार। दूसरा कौशल व्यवहार वे होते हैं जो हमारे कौशल व्यवहार वे व्यवहार है, जैसे हम कह सकते हैं उम्र के अनुसार हो, उनके स्तर के अनुसार हो और सामाजिक रूप से स्वीकृत हो और वातावरण के अनुरूप हो और अनुकूलित हो। ठीक है, वे व्यवहार हमारे कौशल व्यवहार होते हैं। समस्या व्यवहार वे होते हैं जो उम्र के अनुसार ना हो, स्तर के अनुसार ना हो, सामाजिक रूप से अस्वीकृत हो और वातावरण के अनुसार अनुकूलित ना हो, वे व्यवहार हमारे समस्या व्यवहार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्यवहार किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? हम व्यवहार कब करते हैं? देखिए दोस्तों व्यवहार हम कोई भी कार्य तब करते हैं जब हमारे सामने करने की इच्छा के लिए एक स्टिमुलस होता है, जिसे उद्दीपक कहते हैं। तो व्यवहार किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? उद्दीपक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रसव पूर्व अवस्था कौन कौन सी है? यानी कि प्रसव पूर्व की हमने प्रीनेटल स्टेज किया था, पेपर 2 में किया था हमने, जिसमें हमारा डेवलपमेंटल डेविएशन जिसमें था 4 स्टेज पूछी थी, उसमें हमने प्रसव पूर्व स्टेज की थी, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था की थी। तो उसमें कितनी 3 अवस्थाएं थी। एक तो थी आपकी ओवम स्टेज जिसे डिम्ब अवस्था कहते हैं, डिम्बावस्था। ठीक है, दूसरी थी आपकी फीटड स्टेज जिसे भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, भ्रूणीय। तीसरी थी एम्ब्रियो, जिसे कहते हैं भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणावस्था। ये 3 स्टेज थी, यानी कि एक तो ओवम स्टेज थी आपकी, फीटल स्टेज थी और एम्ब्रियो स्टेज थी। ठीक है, ये 3 स्टेज थी प्रसव पूर्व अवस्थाएं। देखिए दोस्तों आज भी हमने पूरे 20 प्रश्न कर लिए विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए अपने आसपास जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं दोस्तों, उनको भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।